चलिए, जो हमारा टॉपिक इसमें होने वाला है कि लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले समझते हैं कि लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उभय उत्तल हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इन पे ज़रा चर्चा नहीं करना है। अब इससे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण जो था, अवतल दर्पण की आकृतियों का क्रम जो कैसे था, उसके बारे में चर्चा करी। इस बार देखते हैं उत्तल दर्पण में कैसा रहेगा। देखिए, इसको याद करने का तरीका कैसे है। आपने ये बना दिया एक उत्तल लेंस, ठीक है? उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अवतल दर्पण के तरीके से होंगी, है ना? उल्टा होता है। तो उत्तल F1 आपने इस साइड लिखा, F2 इस साइड लिखा, फिर 2F1 इस साइड लिखा, 2F2 इस साइड लिखा। इनफाइनाइट यहाँ पर, इनफाइनाइट यहाँ पर, राइट? इसके बाद आप क्या करेंगे? इनके बीच में इमेजेस खड़ी है, मान लो जो इनफाइनाइट पे बनेगी वो यहाँ पे, जो इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में बनेगी वो ये बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा वो ये वाला बनेगा, बराबर, ठीक है? और जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और ये जो रहेगा ये यहाँ पे बनेगा। तो इसका बाद में चर्चा करेंगे। ये छोटा बराबर बड़ा, और जितनी उल्टी बनती है, मैंने पहले ही बताया था, ये सब कैसी बनती है इमेजेस, वास्तविक और उल्टी। जो ये बनेगा ये सीधे ही बनेगा, और सीधा हमेशा कल्पना सीधी होती है, सीधी और बड़ी होती है कल्पना हमेशा, ठीक है? तो ये, अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस को हम मान लेंगे उत्तल दर्पण की तरह। तो उत्तल दर्पण में चीजें कैसी बनती हैं? काल्पनिक बनती हैं, ठीक है ना? और छोटी बनती हैं, काल्पनिक बनती हैं और छोटी बनती हैं, राइट? ठीक है, इससे पहले हमने उत्तल लेंस को यहाँ पर ये डिस्कस किया। चलिए, अब अगर आपको पूरा एक साथ रिवाइज करना है तो यहाँ ये कर सकते हैं। अवतल दर्पण की इमेजेस कैसे बनती हैं, ये उत्तल लेंस की कैसे बन सकती हैं, और ये उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम बनती हैं। चलिए, ये देख लिया हमने। ये सब आप हाँ, ये चीज़ याद रखना कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब मतलब अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस से फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ये बता दिया है मैंने। तो ये लेंस से फोकस की दूरी का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ मतलब फोकस दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब, है ना? प्रतिबिंब v, और u वस्तु की दूरी। चलिए, और ज़्यादा इसमें कुछ खास हमें याद करना नहीं है, क्योंकि इनका याद करने का हमें ज़्यादा कुछ लाभ होता भी नहीं है, टेक्निकली चीज़ें पूछी भी नहीं जाती हैं। अब लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ ए लेंस का मतलब ज़रा समझते हैं। पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। इनवर्स रिलेशन है, पावर बढ़ेगी फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो पावर क्या होगा? कम होगा, ठीक है? अगर सीधी सी बात है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। पहले तो यही पता होना चाहिए। जो उत्तल होता है ना, जो उठा हुआ है ना, वो हमेशा प्लस प्लस में रहेगा, और जो अवतल जो धसा हुआ रहेगा वो अवतल रहेगा, जो वो कैसे माइनस में रहेगा, राइट? इसके अलावा संयुक्त लेंस की क्षमता में क्या होता है? P1 प्लस P2 जुड़ जाती है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए, लेंस की क्षमता में परिवर्तन को देखते हैं। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस इन्होंने बनाई है। इन्होंने, देखिए, उस वो 3 कंडीशंस मैं आपके लिए यहाँ पे निर्माण कर रहा हूँ। एक ये आवरण है, और यहाँ पर ये लेंस है इसके अंदर, ठीक है ना? सेकंड कंडीशन ये है, एक ये आवरण है, यहाँ पर ये लेंस है। तीसरी कंडीशन होगी, ये आवरण होगा, ये लेंस होगा। अब 3 कंडीशन में ये कह रहे हैं, पहला केस ये होना चाहिए आपका कि जिस भी माध्यम में, इसको हमने माध्यम मान लिया, ये वाले पार्ट को, ये माध्यम है, इसमें अगर इसका जो अपवर्तनांक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक का मतलब पहले अभी समझ के आए ना, इसका अपवर्तनांक जो है अगर ये कम है, इस केस में रहेगा इसका ये अपवर्तनांक, वर्तनांक जो है ये समान है। आवरण का अपवर्तनांक अगर अधिक हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। अगर आपने कोई भी एक मिक्सचर था, मतलब कुछ भी था, एक ऐसा एनवायरनमेंट था जिसमें आपने एक लेंस को रखा, इसका अपवर्तनांक कम है आवरण का, किसकी अपेक्षा? लेंस की अपेक्षा। तो कंडीशन ये होती है, लेंस की जो क्षमता होती है ना, जो पावर होता है वो कम हो जाती है। और जब पावर कम होता है तो सीधी सी बात, उसकी जो फोकस दूरी है
ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, हर चीज़ हमारे जीवन में फ़ोकस इम्पोर्टेंट है, तो हमें बस फ़ोकस पे याद रखना है। अगर इसका अपवर्तनांक कम होगा तो फ़ोकस बढ़ेगा, अगर फ़ोकस बढ़ेगा तो ये P जो होता है कम होगा। यही याद रखना है, ठीक है ना? अगर अपवर्तनांक समान है, अगर जब समान होगा तो जो फ़ोकस रहेगा वो कैसा हो जाता है, इनफ़ाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सीधी-सी बात है, अपवर्तनांक अगर इनका समान है, जिससे उसकी जो क्षमता है, अब सीधी-सी बात है, अगर ये इनफ़ाइनाइट हो गया, तो उसका जो पावर है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्लियर सी बात है। तीसरे में कंडीशन में क्या होती है, अगर इसका ये अपवर्तनांक अधिक है, जो बाहर वाली का, और लेंस का अपवर्तनांक कम रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो फ़ोकस दूरी है वो क्या होती है? जो फ़ोकस दूरी है, ये क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फ़ोकस दूरी बढ़ जाती है, तो लेंस की जो पावर होता है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो नेचर भी चेंज हो जाएगा, नेचर में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। नेचर में चेंज का मतलब ये है कि अगर वो अवतल लेंस आपने ये रखा है, तो ये उत्तल लेंस की तरीके से काम करेगा, और अगर आपने ये उत्तल लेंस रखा है, तो ये अवतल लेंस की तरीके से काम करेगा। तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली कंडीशन में अगर अपवर्तनांक कम है, तो फ़ोकस बढ़ेगा। ठीक है? फ़ोकस बढ़ेगा तो पावर कम होगा, अपोज़िट रिलेशन होता है। अपवर्तनांक समान है तो फ़ोकस इनफ़ाइनाइट हो जाएगा, P इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपवर्तनांक अगर अधिक है, ये अपवर्तनांक अधिक वाले में क्या होता है, नेचर भी चेंज हो जाता है। कोई चीज़ अधिक हो जाती है ना आपके पास, तो नेचर आपका चेंज हो जाता है। या ऐसे मान लेना कि पैसा अधिक हो जाता है तो नेचर चेंज हो जाता है इंसान का। बस ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए, उदाहरण के तौर पर क्या दे रहे हैं कि उदाहरण के लिए पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33 के अंदर हवा का बुलबुला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 पॉइंट ओनली 1, तो इसका क्या है, बाहर वाले का अधिक है। हाँ, तो अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला जब भी दिखाई देता है तो वो उत्तल लेंस की भांति देता है। दिखाई तो वो उत्तल लेंस की भांति देता है, लेकिन वो काम कैसे करता है? अवतल लेंस की तरीके से वो काम करेगा। यही बताया गया है, इसमें नेचर चेंज हो गया। उसी तरीके से काँच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करने लगता है। अपोजिट बदल जाता है, ठीक है? नेचर चेंज हो गया ना, कोई चीज़ अपवर्तनांक अगर अधिक हो जाता है। फिर काँच का वर्ण विक्षेपण क्या है? ज़रा ये वर्ण विक्षेपण ज़रा समझते हैं। वर्ण विक्षेपण कुछ नहीं है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। विक्षेपण का मतलब है विक्षेप हो जाए, अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? तो ये प्रिज़्म के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया, तो ये क्या बनता है आपका VIBGYOR विबग्योर। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं हमेशा, ठीक है? विबग्योर ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर हमेशा पढ़ना है हमें। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे जो तरंग-दैर्ध्य है सबसे कम होगी वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी इसकी कैसी होगी? कम होगी। और अगर इसकी ये वायलेट की वेवलेंथ कम है तो इसकी इंटेंसिटी हाई होगी। तो वी से वायलेट और वी से वायोलेंट, तो इसी से हर चीज़ याद हो जाएगी। अगर ये वायलेंट है दैट मीन्स इंटेंसिटी हाई है तो तरंग-दैर्ध्य कम होगी। तो जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो रेड की तरंग-दैर्ध्य अधिक होती है। बस यही याद रखना है और कुछ नहीं है। हाँ, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग-दैर्ध्य सबसे कम व लाल रंग की तरंग-दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अभी डिस्कस किया है। प्रकाश की तरंग-दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं तथा इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, ठीक है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10 टू पावर -10 एम। तो ये चीज़ याद रखनी है। बैंगनी सबसे वायलेंट होगा। वायलेंट होगा का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी अगर इसकी हाई है, इट मीन्स इसके पास वेवलेंथ कैसी है? लो है। लोएस्ट वेवलेंथ इसी के पास है। अब हम बात करते हैं 2 टाइप के जो इंद्रधनुष होते हैं उनके बारे में। इनको आप एक को बोल देते हैं प्राइमरी रेनबो, दूसरे को बोल देते हैं सेकेंडरी रेनबो। समझते हैं ज़रा प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो क्या है? प्राइमरी रेनबो ये देखो भाई, प्राइमरी रेनबो में हमें क्या दिख रहा है कि बस इतना याद रखना कि कौन-सा कलर किसमें अंदर रहता है, कौन-सा बाहर रहता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर। देखो, ये वाला पार्ट देखना, तो लाल रंग क्या है? बाहर की ओर है और बैंगनी रंग अंदर की ओर है। मतलब जो प्राइमरी होता है ना, जो विबग्योर का सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से चलेगा। और जो सेकेंडरी होगा इसमें उलट जाएगा। बैंगनी रंग बाहर की ओर, लाल रंग अंदर की ओर। सीधी-सी बात है। प्राइमरी जो रेनबो है, जो विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट है, तो वी सबसे पहले आता है अंदर की तरफ से देखा जाए। तो ये वायलेट अंदर की तरफ रहेगा, रेड बाहर की, और इसका सीक्वेंस अपोजिट हो जाता है सेकेंडरी रेनबो में। बस इतना याद रखना है। आगे देखते हैं। हाँ, प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। प्राथमिक कलर्स क्या हैं? जो सबके लिए बेस है, लाल, हरा और नीला, ठीक है ना? तो आरबी, और नीले को क्या बोलेंगे? वीवीआर, वी, या फिर जीआरबी, ग्रब, ठीक है ना? या फिर ऐसे मान लो वर्ग, बीआरजी, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये वर्ग हैं।
ये इसके अलावा ये तो प्राथमिक कलर हो गए, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीले के द्वितीयक रंग कहते हैं। ये तो प्राथमिक रंगों के मिलाने से प्राप्त होता है। अब ये रंग एक बार देख लेना कि लाल प्लस नीला से क्या बनता है। ठीक है, तो एग्जाम में हालांकि नहीं पूछे जाते हैं भाई, पूछ सकते हैं कभी, आई हैव नो आइडिया। इसके अलावा रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग कौन कौन से, वही वर्ग वाला ब्लू, रेड एंड ग्रीन उपयोग किया जाता है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट जरा देखते हैं। बात क्या है कि वस्तु जिस रंग का दिखाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख की तरफ आती है। वीडियो स्टार्टिंग में इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये बताया था, और से सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो वस्तु मान लो तो कि ये रेड आपको जो हमारी पेन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसने बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। आपकी आंखों तक सिर्फ रेड जो कलर की रेस है, ये आपकी आइज तक यहाँ पे, सॉरी, ये आपकी आइज तक बन के, आइज तक आपको बन के जा रही है। ठीक है, यही याद रखना। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह कैसे दिखाई पड़ेगा, काला, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग का वह अवशोषित कर लेता है। बस इतना याद रखना। ये कह रहे हैं कि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वो किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर पाती, वो कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देती है। ठीक। हाँ, विभिन्न वस्तु, अब जो रंग जो हरे कलर को वापस कर देगी, तो सभी कलर जो होते हैं वो व्यूअर, अगर आप देखेंगे ये सब मिलाकर कैसा बनता है, व्हाइट बनता है। तो फिर वो कलर व्हाइट से, अगर ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ये व्हाइट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक है। अगर ये ब्लैक आपको इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इसने सारी की सारी जो विब्ग्योर्स होते हैं इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और व्हाइट इस वजह से होती है कि सारी की सारी विब्ग्योर्स इस पे पड़ती है और वापस आपकी आंख तक सारे कलर जा रहे हैं एक साथ। तो सारे कलर यानी कि जो विब्ग्योर है, अगर आप इनको मिला देते हैं तो ये मिलके कैसा व्हाइट इम्पैक्ट देता है। इस वजह से आपको ये चीज सफेद दिखाई दे रही है। चलिए, सफेद कागज ये सब देख लेना, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब जानते हैं, कोई व्यक्ति ये चल रहा है, आपने इसमें आके इंटरफेरेंस कर दी है, यानी कि अपनी टांग अड़ा दिया आपने, ऐसे याद रखेंगे। दो तरीके के पहले ज्यादा देखते हैं। इंटरफेरेंस क्या है, प्रकाश हमें पता है किस तरीके का चलता है, वेव्स में भी चलता है, कणों में भी चलता है। ठीक है, अगर मान लो ये वेव्स की भांति इस तरीके से प्रकाश ये चल रहा था, ये अब यहाँ पर एक प्रकाश की और एक दूसरी रेखा, एक और मतलब ये जो वेव्स है, लाइट वेव आके और आपस में जिस पॉइंट पर भी मिलती हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस कहेंगे। हम क्या कहेंगे इनको, पॉइंट ऑफ, ये क्या है, इंटरफेरेंस है। ठीक। तो अगर आप ये देखोगे, इनकी जो बिफोर इंटरफेरेंस है, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और जो फेज है वो कैसी थी, इक्वल थी। आफ्टर इंटरफेरेंस के बाद ये कैसे हो गए, आपस में मिल जाते हैं। अब दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये था, ये वाली वेव्स थी और एक ये थी दूसरी, दोनों में क्या हुआ, इस तरीके से आती हैं कि इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इसका जो रिज वाला पार्ट है, उठा हुआ पार्ट, और इसका जो डाउन वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और इसका जो रिज वाला, इसका जो ट्रफ वाला पार्ट होगा वो उसके रिज वाले पार्ट से मिलता है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और मिनिमम एम्पलीट्यूड इसमें इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस प्रकाश तरंगों का। हाँ, एग्जाम्पल जरा देखते हैं। जल की सतह पर फैली हुई जो केरोसिन की परतें हैं वो सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ती हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, कलर एक जब चमकता हुआ दिखाई देता है। और साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये भी एक तरीके से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ही उदाहरण है। तो दो उदाहरण हमें याद रखने हैं, जल की सतह पर फैली केरोसिन ऑयल की परत का सूर्य में प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ना, और दूसरा है ये साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश तरंगों का ध्रुवण क्या है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स का मतलब क्या है, जरा ये समझते हैं। पोलराइजेशन से पहले हमें, मुझे एक चीज बताओ, आपने इस प्रकार का ये जो बल्ब है ये तो देखा ही होगा, ये बल्ब देखा है। अगर ये बल्ब जलता है तो क्या सिर्फ इस साइड आपको ये रोशनी देता है, ये बताओ मुझे, ये सुन लो, मुझे बताओ, ये इस साइड रोशनी देता अकेला, क्या एक लाइन में रोशनी देता, नहीं है, क्या है, ये चारों तरफ को रोशनी देता है। तो जब प्रकाश किसी भी सोर्स से एमिट होता है तो ये जनरली चारों तरफ रोशनी देता है। इसी को हम बोलते हैं अनपोलराइजेशन लाइट। पोलराइज का मतलब होता है कि मतलब किसी एक बिंदु की तरफ नहीं जा रहा है, वो चारों तरफ जा रहा है, तो अनपोलराइज लाइट हो गई। तो जनरली जो बल्ब होता है अनपोलराइज लाइट होता है, लेकिन पोलराइज लाइट के लिए हमें दिक्कत हो पड़ता है हमारी लाइफ में, तो हम इसको अनपोलराइज से पोलराइज लाइट बनाने की कोशिश करते हैं। अब बनाएंगे कैसे, तो हम ये सोचते हैं कि प्रकाश को कैसे भी करके हम सीधी रेखा में ट्रेवल करवाने लग जाएं।
तो जब प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल होता है उसी को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, सीधी सी बात ये है। तो इस तरीके से हमने अब ये कैसे करते हैं, जब आपने ये बल्ब को जलाया यानी कि ऑन किया, तो इसमें से जो लाइट जो पास हो रही है वो तो चारों तरफ जा रही है, तो हम इसको एक पोलराइजर रख देते हैं। कुछ नहीं, एक यंत्र बनाया है, उसमें हमने कुछ रॉड्स लगा दी हैं। इन रॉड्स के माध्यम से मुझे ये बताओ, जब प्रकाश जाएगा तो सीधी रेखा ही में तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है इसी को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल डेली लाइफ में हमारे लिए क्या है, देखो, सिनेमाघरों में पोलराइज्ड के चश्मे पहनकर 3 विमाओं वाले चित्रों को देखा जाता है। जो 3D इमेजेस देखी जाती है, 3D पिक्चर्स हम देखते हैं, वो किसकी वजह से? सिनेमाघरों में पोलराइज्ड के चश्मे पहनकर देखा जाता है। इसी प्रकार फोटोग्राफी करने में किसी विलयन में शर्करा की सांद्रता यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है, ज्ञात करने में भी, प्रकाशीय गुणों के अध्ययन करने में भी पोलराइज्ड का प्रयोग किया जाता है, पोलराइडों का। हाँ, दूसरी बात ये है, जैसे आप जब गाड़ी चला रहे हैं, एक साइड से जा रहे हो, यहाँ से मान लेते हैं एक फोर व्हीलर आ रही है, तो रोशनी आपके सीधे किसमें, आंखों में पड़ती है कि नहीं पड़ती है हमारे चलाने वाले के? तो इसी वजह से हम पोलराइज्ड क्या कहते हैं, पोलराइज्ड ग्लासेस का प्रयोग करते हैं। यूवी रेस में भी पोलराइज्ड ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो लाइट है वो लीनियर फॉर्म में ट्रांसफर्स और ट्रांसपोर्ट हो सके। तो लाइट का लीनियर फॉर्म में ट्रेवल करना ही पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का छितरना, फैलना, इस तरीके से है ना, ये फैल रहा है। तो डिफ्रैक्शन जरा देखते हैं। प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्ट देखते हैं। अगर एक ये इस तरीके का एक मतलब यहाँ पे आप गैप देख रहे हो, तो वाइड गैप स्मॉल डिफ्रैक्शन इफेक्ट, जितना ज्यादा गैप होता है उतनी ही ये लाइट कम मुड़ती है। मतलब डिफ्रैक्शन का मतलब सीधा सा मान लो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ के जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट। प्रकाश अगर मुड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कहाँ पर ये मुड़ता है, जहां पर इसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है, प्रकाश जहां से निकल नहीं पाता है वहीं पर उसके जो किनारे हैं वहां से थोड़ा मुड़कर छाया में प्रवेश करने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दैट मीन्स बेंडिंग। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से ये प्रकाश जा रहा है तो यहाँ इसका ये जो गैप, अगर आपने इसका गैप बहुत ज्यादा रखा है तो इसको ये जो प्रकाश है देख रहे हैं बहुत कम मुड़ा है, देख रहे हैं ये एकदम सीधी लाइन है, यहाँ पे बीच बीच में कॉर्नर्स पे अकेला मुड़ा है। लेकिन अगर आपने जितना आप नैरो गैप दे दोगे तो पर प्रकाश निकलेगा तो उतने वो और ज्यादा बेंड होके निकलेगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यही है, अगर वाइड गैप होगा तो इसमें डिफ्रैक्शन कम होगा, अगर गैप नैरो हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन ये और ज्यादा मुड़ के जाएगा, इस तरीके से। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। हाँ, प्रकाश का विवर्तन इसके तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश का विवर्तन भाई जितना ज्यादा ये डिफ्रैक्ट होता है उससे हमें तरंग का नेचर पता चलता है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। जो ध्वनि तरंग दैर्घ्य है ये तो सीधी सी पता है, ये प्रकाश की तुलना में बहुत ज्यादा बेंड होती है। इसी कारण से ध्वनि तरंगों में विवर्तन की जो भी चेंजेस होते हैं विवर्तन के, वो आसानी से देखने को मिलते हैं, जबकि जो प्रकाश किरणें हैं इनमें हमें डिफ्रैक्शन बहुत रेयरली या फिर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है कि ध्वनि तरंगों में जो डिफ्रैक्शन है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता, जैसे मान लो दीवार है तो ये जब ध्वनि जाती है तो अवरोध पैदा होता है ना, तो उसी से दिमाग लगा सकते हैं। हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब है किसी अपने मतलब बिखरना किसी चीज का। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो सीधी सी बात है, वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ में, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो मुझे ये बताओ, हमें आसमान नीला मतलब समुद्र नीला दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है ना, इसका तरंग दैर्घ्य कैसा है, इसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम है, इस वजह से इसका स्कैटरिंग जो है वो ज्यादा हाई होगा। और रेड जो होता है वो क्या होता है, जो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे हाई होता है, इसी वजह से इसका जो स्कैटरिंग होता है ये कैसा होगा, कम होगा। और चूंकि ये फैलता कम है इसी वजह से इसको रेड लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, वरना दूर से ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। रेड लाइट में इसी वजह से रेड कलर्स को इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या क्या है। तो पहला उदाहरण ये कह रहे हैं कि आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, ठीक है, डिस्कस किया है। सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश फैलेगा तो रेड दिखाई देता है। जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश के वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है, बस सूर्य सफेद दिखाई पड़ते हैं। यानी कि सूर्य का सफेद दिखाई पड़ना भी किसकी वजह से, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से।
समुद्र का पानी भी विकिरण के कारण नीला दिखाई देता है, दैट्स इट। क्रोमैटिक एब्रेशन ये छोड़ दें। ठीक है, अब हमें हमारे पास जो रह गया वो रह गया है ये ह्यूमन आई से रिलेटेड चीज़ें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।